नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। देश में ऑक्सीजन की भारी कमी है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। भले ही आप राज्य सरकार या केंद्र सरकारों से बात करें, खासतौर से केंद्र सरकार, वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, ज्यादा जिम्मेदारी केंद्र की है और थी। तो क्योंकि केंद्र ने इस चीज को माना नहीं शुरुआत में, जब उनसे सवाल पूछे जाने लगे, शुरुआत में याद कीजिए अप्रैल की एकदम शुरुआत में जब ये किल्लत की बात आने लगी, लगातार वो ये कहते रहे कि कोई शॉर्टेज नहीं। शायद अगर तब मान लेते तो ये जो सारी कवायद अभी हो रही है ये तभी शुरू हो जाती और कितना भला होता, कितनी जानें बच सकती थी। बहरहाल ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि आज भी जब किल्लत है और बहुत मुसीबत में ही सही केंद्र सरकार को मानना पड़ रहा है, तो भी क्या हमारी रणनीति इस ऑक्सीजन आपदा, नेशनल ऑक्सीजन इमरजेंसी से निपटने के लिए काफी है, प्रभावी है, ठीक से कर रहे हैं? ऐसी स्थिति क्यों आ गई है कि एक के बाद एक अस्पतालों से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं डॉक्टर? क्या यह उनका काम है कि वो इस महामारी के वक्त में जब लगातार लोग आए जा रहे हैं उनके अस्पताल में, तो वो मरीज छोड़ करके अदालतों का दरवाजा खटखटाएं कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आधे घंटे की बची, 1 घंटे की बची, 2 घंटे की बची? ये किस किस्म का प्रशासन है? और हां, ठीक है, सरकार सही कहती है कि इस वक्त में लोगों को पॉजिटिविटी की जरूरत है, लेकिन जिंदा रहेंगे तो पॉजिटिव बचेंगे ना। तो लोगों के पॉजिटिविटी के खातिर यह जानना बहुत जरूरी है कि इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है। केंद्र कहती है राज्य ठीक से मैनेज नहीं कर रहे, राज्य कह रहे हैं कि भाई केंद्र की ज्यादा जिम्मेदारी है। इस लड़ाई से अगर किसी को ऑक्सीजन मिल रही होती तो खूब लड़ते आप, खूब ऑक्सीजन बनती, सबको अच्छा लगता, लेकिन नहीं बन रही ना। अस्पतालों में अब लोगों का मरने का सिलसिला शुरू हो गया है, मौत का तांडव शुरू हो गया है। ऑक्सीजन की कमी से अब लोग मरना शुरू हो गए हैं। और यह मैं दूर दराज कहीं गांव देहात की बात नहीं कर रहा, यह राष्ट्रीय राजधानी की बात हो रही है, दिल्ली की। यहां पर अस्पतालों में यह होने लगा है। तो अस्पतालों में मौत के तांडव के लिए किसको जिम्मेदार ठहराएं? या फिर सारे नेता मिल करके आप लोगों को बोले कि यह सवाल मत पूछो, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव भी सोचेंगे अगर जिंदा रहे तो, लेकिन अभी आप ये बताइए इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराएं और आगे की क्या रणनीति है? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे सारे मेहमानों का। सुप्रिया श्रीनेठ हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, आपका स्वागत है। महेश वर्मा, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जूही सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गई हैं। और राघव चड्ढा, आप विधायक हैं और प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। राघव चड्ढा, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। शुरुआती वक्तव्य के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। बहुत ही दुखद, चिंताजनक समस्या और एक वातावरण दिल्ली में इस समय है और सभी को मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन सबको अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। आपने सही कहा, इस राष्ट्रीय आपदा में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, केंद्र सरकार की ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। इस देश के अंदर ऑक्सीजन का उत्पादन, वितरण और नियंत्रण, ये सारी चीजें केंद्र सरकार देखती है, उनकी जिम्मेदारी है। और अगर आज आप कागजी एलोकेशन दिल्ली सरकार को 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कागजों पे दे देंगे और दिल्ली के दरवाजे पे लाकर नहीं छोड़ेंगे, तो जो हालात इस समय दिल्ली में हैं उससे भी बदतर हो सकते हैं। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फिर से केंद्र सरकार को चेतावनी दी, उनको फटकार भी लगाई और यह भी कहा कि अगर कोई भी इस समस्या को हल करने में चूकेगा या ट्रकों को रोकेगा तो हम उसे लटका देंगे, उल्टा लटका देंगे। आज यदि केंद्र अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहेगा, क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध नहीं कराएगा, ऑक्सीजन केवल कागजों पे देगा, 2 राज्य आपस में लड़ रहे हैं, हमारे टैंकर जबरदस्ती कोई पड़ोसी राज्य छीन लेगा, उसकी लड़ाई में पड़कर नहीं सुलझाएगा, तो आज उसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी। कल मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री। ठीक है राघव चड्ढा, मैं वापस आऊंगा आपके पास। कुछ सवाल आपसे भी हैं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस दिल्ली सरकार के खिलाफ भी थे। आप ये मत समझिए कि सिर्फ सब केंद्र के बारे में बात करके आपसे मुश्किल सवाल नहीं पूछे जाएंगे। मैं वापस आऊंगा और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं दिल्ली सरकार के लिए, उस पर भी आपकी राय जानूंगा। जूही सिंह, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपका 1 मिनट अब शुरू होता।
ये जी 2020 में जब कोरोना आया तभी से केंद्र सरकार के संज्ञान में था कि ऑक्सीजन की किल्लत होगी। सेंटर फॉर प्लानिंग में जो 11 मेंबर का इन्होंने एम्पावर्ड ग्रुप सेटअप किया था, उसने बार-बार अप्रैल में 2020 में और नवंबर में भी इस बात के लिए आगाह किया। उसमें तो नीति आयोग के चेयरमैन भी थे। तो केंद्र सरकार ने क्यों नहीं व्यवस्था की? आपने सही कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की मैपिंग करनी चाहिए थी, सामंजस्य बना के रहना चाहिए था कि किस स्टेट में कैसे ऑक्सीजन को समय रहते पहुंचाया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी हेल्थ सेक्रेटरी ने बताया कि ऑक्सीजन कितनी जरूरी है और हमारा ऑक्सीजन का उत्पादन जब कोरोना आया था उसमें रिक्वायरमेंट से कम था। आज केवल दिल्ली में ही किल्लत नहीं है, दिल्ली में तो है ही क्योंकि दिल्ली उत्पादन करता नहीं है ऑक्सीजन का। आप लखनऊ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, हम एक फायर फाइटिंग मोड में चले गए हैं। जो पेशेंट्स बत्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर को सुनकर रोना आ रहा है क्योंकि पेशेंट्स भी वो कह रहे थे कि टेलीविजन सोशल मीडिया पे देखते हैं, घंटे घंटे आप पी रहे हैं, आपको पता रहता है कि ऑक्सीजन अब खत्म होने वाली है। उत्तर प्रदेश में भले सरकार इसको माने न माने, कई लोगों की मौत। जी 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 जूही जी, मैं वापस आऊंगा आपके सब प्रवक्ताओं को एक एक मिनट का समय मैं शुरुआती वक्तव्य के लिए दे रहा हूं। सुप्रिया श्रीनेट भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। सुप्रिया, इस मौत के तांडव के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? देखिए, मौत का ये भयानक मंजर इस समय दोषारोपण का नहीं है, लेकिन हाँ, नींद में जो सरकार सो रही थी उसको जरूर जगना पड़ेगा। मैं दोषारोपण नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहती हूँ कि आखिर पिछले 1 साल में हमने किया क्या। और इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि मुझे वेदना है, मैं दुखी हूँ और उससे ज्यादा मैं गुस्सा में हूँ। और इसलिए गुस्से में हूँ क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़े ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर हैं, हम विश्व की फार्मेसी कहे जाते हैं, हम विश्व भर का वैक्सीन बनाते हैं और आज हमारे यहाँ इन सब चीजों की किल्लत पड़ गई। दवाइयों की किल्लत, वैक्सीन की किल्लत, ऑक्सीजन के बिना हमारी जनता बेदम हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? और ऐसा नहीं है कि वार्निंग सिग्नल्स नहीं दिए गए थे, ऐसा नहीं है कि चेताया नहीं गया था। जूही जी ने कहा कि कैसे अप्रैल और नवंबर में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी तक ने चेताया था, कैसे सीरो सर्वे ने चेताया, उसके बाद भी हम मुंह ढककर सो रहे थे। हमने डबल क्वांटिटी ऑक्सीजन का निर्यात किया, उसका जिम्मेदार कौन है? और वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन था, मैं मानती हूँ, लेकिन इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाता है। हमने क्यों ये डिसीजन 4 दिन पहले लिया कि ऑक्सीजन के लिए आप सिलेंडर जो है नाइट्रोजन? जी ठीक है, जी 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 जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। सुप्रिया, 1 मिनट का समय खत्म हो गया। अब मैं महेश वर्मा जी के पास आना चाहता हूं क्योंकि सारे वक्ताओं ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तो अब महेश वर्मा जी, आपके विचार के लिए आपका 1 मिनट अब शुरू होता है। देखिए संकेत जी, मैं तो इस ब्लेम गेम में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज की जो त्रासदी है और आज जिस तरह से हमें संवेदनशील होकर बात करनी चाहिए, जरूरत उस चीज की है। जरूरत हमारी इस चीज की है कि ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन की कमी के लिए जो सुझाव सार्थक आने चाहिए, जो सुझाव हम दे सकते हैं इस क्राइसिस में, हम लोग सब लोग कैसे खड़े होंगे उसकी भी बात करनी चाहिए। लेकिन अब रही बात, जब ये बात इन लोगों ने शुरू करी है तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नवंबर 2020 में स्पष्ट रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट हैड द सैंक्शन द फंड इन दिसंबर 2020 टू सेट अप द प्रेशर स्विंग adsorption PSA plant for the production of the oxygen throughout, PSA unit throughout the country। इसमें जो है सबको फंड भी एलोकेशन हो गया था, सारी चीजें हो गई थी। ये सेकेंड वेव की बात भी चल रही थी। स्टेट गवर्नमेंट या वो बीजेपी रूलिंग हो, और जिस तरह से चीजों को इग्नोर करके इस चीज को किया गया, उसका दुष्परिणाम आज सामने आ रहा है। अब ये तो हो गई समस्या। अब समाधान की तरफ अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो हमारी जो है, हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे और हम एक दूसरे को। महेश वर्मा जी, एक काम करते हैं, 1 मिनट का आपका वक्त खत्म हो गया, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और उसके बाद समाधान के बारे में भी बात करेंगे। और मैं बार बार ये बोल दूं, जितना जरूरी समाधान जुटाना है, जो कि यहां पर एनडीटीवी में हम कर भी रहे हैं, समाधान पाने के लिए सॉल्यूशन समिट की कि लोगों के विचार सामने आए, उतना ही जरूरी यह भी है ये देखना कि चलिए 2-3 महीने में जो नहीं किया वो नहीं किया, अभी भी ठीक काम कर रहे हैं या नहीं, इसके बारे में तो बात करेंगे
क्योंकि अभी एक एक मिनट कीमती है। मुकाबला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। मुकाबला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राघव चड्ढा, अब मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि दो सवाल आपके लिए भी हैं। सबसे पहली बात, केंद्र सरकार का यह कहना है कि दिल्ली को 8 पीएसए यूनिट्स, पीएसए मतलब ऑक्सीजन जनरेटिंग जो प्लांट्स होते हैं छोटे वाले, वो बनाने के फंड्स भी दिए गए थे, अनुमति भी दी गई थी। उसमें से कितना है वो आप बता दीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार का दावा है आप एक ही बना पाए हैं। समय रहते बना लेते तो आज ये स्थिति नहीं होती। और दूसरा सवाल हाईकोर्ट ने उठाया है, उन्होंने बोला है कि जब सारे राज्य अपने ट्रक का इंतजाम और ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर रहे हैं तो दिल्ली क्यों नहीं कर रहा है? इन दोनों सवाल का आप जवाब दें। ठीक, मैं पहले तो ये इतना आपको हल्का सा बता दूं शुरुआत में ही संकेत भाई, कि जब आपसे आपकी जिम्मेदारी पे सवाल पूछा जाता है तो आप अपनी जिम्मेदारी तो निभाते नहीं हैं, लेकिन मुद्दे से भटकाने के लिए उल जलूल आरोप लगाते हैं। कभी 8 पीएसए की बात ले आते हैं, कभी प्रोटोकॉल की बात ले आते हैं, मीटिंग का वीडियो लीक हो गया उस पर बवाल कर देते हैं। लेकिन मैं मुद्दों पे रहूंगा, आपको सिलसिलेवार तरीके से बात देकर वंस एंड फॉर ऑल खत्म करना चाहूंगा। 8 पीएसए प्लांट्स की संकेत भाई जहां तक बात है, प्राइम मिनिस्टर्स केयर फंड, पीएम केयर फंड ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो केंद्र सरकार के अधीन आने वाली डॉक्टर हर्षवर्धन का मंत्रालय है, उसको हिंदुस्तान में ये प्लांट्स बनाने की जिम्मेदारी दी गई और पैसा दिया गया। दिल्ली में जो प्लांट्स बनने थे उसमें दिल्ली सरकार से जमीन मांगी गई कि अस्पताल के भीतर, अस्पताल के अंदर आप इतनी सी जमीन का आवंटन हमें कर दें जहां पे हम ये प्लांट लगा दें। उसका पत्राचार भी अब सार्वजनिक हमने कर दिया है। उस जगह प्लांट बनाने के लिए हमने 8 जगह जमीन दे दी इनको। इन्होंने 142 प्लांट्स बनाने का ठेका एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, जिसमें 8 दिल्ली के भी बनने थे। अब 8 में से एक प्लांट इनका ठेकेदार बनाकर फरार हो गया और बाकी भी जो 132 के आसपास, 134 के आसपास प्लांट बने वो भी उनके ठेकेदार ने नहीं बनाए। साफ तौर पे एक बहुत बड़ा स्कैम केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड की आड़ में किया है। इस पे स्क्रोल ने भी खुलासा कर कई बड़ी वेबसाइट ने किया, और हमने कई बार, दर्जनों बार केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा कि आप तो बड़ा वादे कर रहे थे कि पीएम केयर फंड्स और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मिलकर दिल्ली में पीएसए यूनिट लगाएगा। आपने हमसे जमीन मांगी, हमने जमीन दे दी। अब आप भाग गए, आपका ठेकेदार भाग गया, वो पैसे खा गया, या उसमें आपका भी कुछ हिस्सा था। ये तो एक जवाब दिया आपने। अब हाईकोर्ट की बात करिए। आप ट्रक्स पे आ जाते हैं। देखिए हाईकोर्ट में, और मैं आपको बताऊं क्योंकि मैं हियरिंग में काफी टेंशन से देख रहा था, सुन रहा था, केंद्र सरकार द्वारा यह दलील अवश्य दी गई कि दिल्ली सरकार, अच्छा चलो हमने आश्वासन आपको दिया था पिछली बार कि हम क्रायोजेनिक टैंकर की व्यवस्था करके ऑक्सीजन पहुंचाएंगे, अगर हम नहीं कर पा रहे तो दिल्ली सरकार करे, वो क्यों नहीं हाथ पांव मारती। तो केंद्र सरकार की हमारे वकील ने भी जवाब दिया और हाईकोर्ट ने यह कहा कि दिल्ली एक इंडस्ट्री स्टेट नहीं है, दिल्ली एक कंजम्पशन स्टेट है। यहां ऑक्सीजन का कोई भी उत्पादन नहीं होता है, तो क्रायोजेनिक टैंकर दिल्ली में उपलब्ध हो ही नहीं सकता है। दिल्ली सरकार ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। और मैं आपको और सरल करके बताता हूं, आज आप कागज पे दिल्ली को 480 मेट्रिक टन ऑक्सीजन भी थी कि जब सब राज्य कर रहे हैं तो दिल्ली क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, उन्होंने हमसे सवाल पूछा, हमने उसका जवाब दिया उनको कि हम भी जद्दोजहद कर रहे हैं, हम रेल मंत्रालय से बात कर रहे हैं, हम चार्टर्ड प्लेन करने की बात कर रहे हैं, हम लोगों को पत्र लिखकर क्रायोजेनिक टैंकर अपने हिसाब से भी इकट्ठा करके उसको जमीन पे उतारने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ जहां पर क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं वो सरकार उपलब्ध करा सकती है, उड़ीसा करा सकता है, पश्चिम बंगाल करा सकता है, मध्य प्रदेश करा सकता है, लेकिन दिल्ली जहां पे इंडस्ट्री नहीं है, जहां क्रायोजेनिक टैंकर कभी दौड़ता नहीं सड़कों पे, आप उस राज्य से अगर ये मांगने लग जाएं कि आप क्रायोजेनिक टैंकर लाओ, तो ये फंसाने वाला टैक्टिक था केंद्र सरकार के वकील का। महेश वर्मा के पास में जाना चाहता हूं। सुनिए महेश वर्मा, इसका आप जवाब देंगे? जी, एक मिनट अपनी दोनों बातों पर स्पष्टीकरण राघव चड्ढा ने दिया है, आप इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं या नहीं? महेश वर्मा 10 सेकंड, संकेत जी 10 सेकंड तो दे दीजिए। नहीं, अभी राघव चड्ढा जी 1 सेकंड, और बाकियों पर भी चले जाओ। आपने अपनी 2 बातें बहुत ही अच्छे से रख दी हैं, मैं बाकियों से भी
एक बार मुझे जाना पड़ेगा बाकी। महेश वर्मा, आपका जवाब। मेट्रिक टन, अगर 480 मेट्रिक टन ये हमें लिखित में दे दें, उसको 4800 भी कर दें अगर ये, तो भी क्या फायदा अगर लाने की व्यवस्था ही नहीं है? तो ये तो केवल कागजी एलोकेशन है। जब आप नहीं होगा। महेश वर्मा जी, आपका दरवाजे पे नहीं लाकर महेश वर्मा तो 480 महेश वर्मा का जवाब। आप 4 लाख मेट्रिक टन दे दें तो ये केवल कागजी एलोकेशन है। महेश वर्मा जी, आपको आवाज आ रही है तो आप बोलें, आपका जवाब। मैं बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं संकेत जी कि इनकी एक फेल्योर हो तो वो आदमी गिनाए। ये तो अभी कॉन्ट्रैक्टर का नाम लेकर के भाई एक कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट होता है और वो भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पूल से होता है और वो काम नहीं करता है और वो काम नहीं कर रहा है तो इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। ये कहते हैं कि हमारी तो कोई जिम्मेवारी, हमारी तो कोई ड्यूटीज है ही नहीं। इनके सिर्फ ड्यूटी ये है कि इनके मुख्यमंत्री भी जब प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करते हैं तो उसकी भी एक चीप पॉपुलैरिटी लेने के लिए उसको भी वायरल करते हैं, लाइव करते हैं कि देखो हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। ये इस तरह का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये काम वो करते हैं जिससे कि इनको राजनीतिक नहीं। ये जो दो सवाल थे जिस पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है उस पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं 8 ऐसे प्लांट्स इसलिए नहीं बने क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो केंद्र ने नियुक्त किया था वो भाग गया, और दूसरा हाईकोर्ट के जवाब पर उनका ये कहना है कि हमारे पास कोई उत्पादन की इंडस्ट्री नहीं है ऑक्सीजन की, तो क्रायोजेनिक ट्रक कहां से आएगा? केवल ठेकेदार ही नहीं भागा, टेंडर भी केंद्र सरकार ने जारी किया। संकेत भाई, पूछ लीजिए कौन सी सरकार ने टेंडर जारी किया। एक सेकंड जवाब ले लूं मैं महेश वर्मा से, आपने अपनी बात कह दी राघव जी। सुनिए, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये झूठ बोल रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड है कि ये फंड एलोकेट हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट को, और दिल्ली गवर्नमेंट ने जो कुछ भी एक जेम एक प्रोसेस है जो अपना गवर्नमेंट ई मार्केटिंग का जो एक पोर्टल है, उसके थ्रू अगर कोई चीज हुआ है या उसके थ्रू अगर कोई चीज किया गया है जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट की अपनी सहमति होती है, वो सारी चीजों को ये लोग करते हैं। तो सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आज की डेट में अगर ये चीज नहीं लगा तो आपको क्या चिंता करने की जरूरत नहीं थी? केंद्र सरकार के सामने आज की डेट में इनके मुख्यमंत्री ने जो ये बात कही है, इन्होंने एक बार भी ये बात रखी क्या मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में जिसको वो लाइव और लीकेज कर रहे थे? एक बार भी उन्होंने ये बात कही? संकेत जी, ऐसी कोई भी बात जो है गलत नहीं बोलना चाहिए। मैं एक सेकंड राघव चटर्जी, वरना ये आप दोनों के बीच में ही रह जाएगा। दो प्रवक्ता और हैं, सुप्रिया श्रीनेट और जूही सिंह के पास में जाना चाहता हूं, फिर मैं वापस आऊंगा। आप आरोप प्रत्यारोप कर लीजिएगा और उसके बाद कुछ समाधान भी बताइएगा, क्योंकि जो मौत का तांडव हो रहा है वो समाधान ही चाहिए उसके लिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं। सुप्रिया श्रीनेट और उसके बाद जूही सिंह जी। सुप्रिया। संकेत जी, मैं सबसे पहले तो एक बात ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ जो तथ्य अब सामने आ रहे हैं वो बड़े परेशान करने वाले हैं। एक न्यूज रिपोर्ट कैरावान मैगजीन ने लगाई है कि जो कोविड-19 का टास्क फोर्स था वो सीरो सर्वे का चेतावनी आई, पार्लियामेंट कमेटी ने चेतावनी दी, एक्सपर्ट कमेटी ने चेतावनी दी, उसके बाद भी वो फरवरी और मार्च के महीने में एक बार भी मिली ही नहीं। तो आप ये सोचिए कितनी तैयारी हम जबरदस्त कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी हाथ हिलाते थे रैली में तो कोविड-19 का टास्क फोर्स यहाँ पर एक बार मिलता भी नहीं था। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के हालात बता दूं, और जूही दीदी यहाँ पर है वो आपको ज्यादा बताएंगी। अगर कोई ड्रैकोनियन मेजर्स करने हो, कोई मूर्खतापूर्ण डिसीजन लेने हो, तो आप उत्तर प्रदेश की तरफ ताक लीजिए। अब क्या एक नया फरमान निकला है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट ऑर्डर आया है, ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी डिसाइड करेगी किसको कितना ऑक्सीजन देना है, डॉक्टर नहीं डिसाइड करेंगे। और अगर आप इंडिविजुअल है और ऑक्सीजन पर निर्भर है घर पर और आपको रिफिल कराना है सिलेंडर, तो पहले डॉक्टर से लिखवाइए, फिर पुलिस अनुमति देगी, उसके बाद आप सिलेंडर मिलेगा। ऊपर चले जाइए, आपका त्राहिमाम हो जाए, उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कौन सी सरकार है? ये वो सरकारें हैं जो रेल चलाने पर भी सुर्खियां बटोर रही है। मैं आपको एक बात छोटी सी बता दूं, क्योंकि मैंने एक ईडी रेलवे से बात करके ये जानकारी हासिल करी और जरूरी है इस जानकारी को शेयर करना। जो लखनऊ से झारखंड गाड़ी गई थी, ट्रेन गई थी, वो सिर्फ 6 सिलेंडर लेकर आई, और वो 6 सिलेंडर सबसे छोटे सिलेंडर हिंदुस्तान में क्रायोजेनिक होते हैं, क्योंकि बड़े सिलेंडर की क्षमता कोई नॉर्मल बोगी लेकर जा नहीं सकती है, इलेक्ट्रिक वायरिंग हटानी पड़ेगी, और जो मिलिट्री टैंकर्स को लेके जाती है उसकी स्पेस छोटी होती है और गैस सिलेंडर लंबे होते हैं, वो नहीं लेके जा सकती है। अगर यही 5 दिन में इन्होंने ट्रक भेज दिए होते 2-2 ड्राइवर के साथ, तो उससे दुगना ऑक्सीजन आ जाता। लेकिन अगर ऐसा कर देते तो बेचारे सुर्खियां कैसे बटोरते, कैसे ट्वीट करते कि पहली बार ट्रेन चल रही है। उस ट्रेन चलने का मतलब क्या हुआ? इसमें भी हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है,
मुझे उससे आपत्ति है। आज तो लोगों की जान को, बेदम होते हुए लोगों की शक्ल नहीं, को मुझे देखकर तो आज इस बात पे सुर्खियां ये छोड़िए। रो ट्रेन जो है वो सबसे बड़ी आपत्ति है, इतना रो के क्यों चल रही है? जूही सिंह, महेश वर्मा के पास भी आऊंगा, उनसे भी जानूंगा ये। जूही सिंह, ये जो रो ट्रेन है ऑक्सीजन एक्सप्रेस 56 घंटे में पहुंची मुंबई से विशाखापट्टनम, 56 घंटे, और उसमें भी हर जगह जो है उसका फोटो और वीडियो आ रहा मैं है। आपको थोड़े डिटेल्स बताए, ऐसे कैसे चलेगा? संकेत जी, पहले तो पीयूष गोयल फोटो डालते हैं, फिर इनके प्रवक्ता मैं 4 दिन से सुन रही हूँ कि वो ट्रेन लखनऊ पहुंच चुकी है, जबकि वो पहुंची नहीं थी। तो केवल ये प्रचार के लिए दिखाया जा रहा है। दूसरी बात, ये वाहियात शासनादेश जिसके बारे में सुप्रिया जी अभी बात कर रही हैं, जिसके अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल भी नहीं, सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी डिसाइड करेगी कि किस मरीज को कितनी ऑक्सीजन देनी है। ये हद है। पर क्या ये प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया है? नहीं, ये काम अभी तो ये जारी हुआ है। जानकारी दी कि वो सीएमओ से आप परमिशन लाइए, वो वापस हो गया। सीएमओ रेफरल वो तो वापस हुआ है ना, वो तो भर्ती थी संकेत जी, वही तो ऑक्सीजन अब रेगुलेट कर रहे हैं। ये तो जो पीयूष गोयल जी ने वो डिमांड और सप्लाई वाला जो पॉलिसी लगाया था ना ऑक्सीजन पे, उसको उत्तर प्रदेश सरकार जमीन पर उतार रही है। बाकी उत्तर प्रदेश सरकार के लोग क्या कर रहे हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता। उत्तर प्रदेश की जनता सड़कों पे खड़ी, उन्हें क्या मतलब कि कौन सी सरकार, ये तो हम आप सुप्रिया जी राघव चड्ढा बता रहे हैं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जिम्मेदार है। ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, भर्ती अभी भी हो नहीं रही है, शमशान घाट पे लोगों की लाशें निरंतर जल रही हैं, प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। सरकार कहती है कि नहीं, हमने इंडिविजुअल कैपेसिटी के लिए मना नहीं किया है, दे दिया जाएगा, अगर जरूरत होगी उसके लिए आधार कार्ड, उसके लिए आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, उसके लिए परमिशन लाइए। जिलाधिकारी कहते हैं कि नहीं, किसी इंडिविजुअल को नहीं दिया जाएगा, ये हमारा अनऑफिशियल आदेश है। ये कैसा सामंजस्य है? क्या आप जनता को बता रहे हैं कि क्या फोटो अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं? जब तक आप मानेंगे नहीं, आपने समाधान मांगा है संकेत जी। महेश वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना सुप्रिया जी और जूही सिंह जी का क्या कहना है। आप मुझे बताइए कि ये कोई दाल चावल आटा थोड़ी है कि ऐसे राशन करके दिया जाएगा। ये तो ऑक्सीजन है, जिसको जितनी जरूरत होगी उसको देनी पड़ेगी। राशन कैसे कर सकते हैं आप? और डॉक्टर नहीं डिसाइड करेगा, सरकार डिसाइड करेगी किसको कितना मिलेगा। अरे कुछ चीजों को चिकित्सकों पर छोड़ दो। ये तो ऐसे मौकों को तलाशते रहते हैं। जब आज जो है ना, जब लोगों की जान पे पड़ाई है, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि इन लोगों के मुंह से एक शब्द भी ये नहीं सुन पाया अभी तक कि भाई आज के आप इस मौत के मंजर पर जो आपका तांडव हो रहा है उससे पढ़ाई है। शर्म आनी चाहिए आपको और आपकी सरकार को। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। नहीं, शर्म आप लोगों को आना चाहिए, जो कि आज तक अभी तक योगी जी, तब उनको अपना प्रदेश देखना चाहिए था। जब बंगाल घूम रहे थे ना मोदी। जवाब सुप्रिया जी, एक सेकंड, आपने बोल लिया, उनका जवाब भी सुन लेना, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। महेश जी सुनो, मैं इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता हूँ। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ सुप्रिया जी, और उस चीज को ध्यान में रख के बात करिएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि या उत्तर प्रदेश हो, क्या मतलब है, लोगों की जान बचाइए, मेरी इज्जत ना करिए आप। नहीं, हम तो जान बचाने के लिए जो हम कर सकते हैं ना, देखिए हम स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहते हैं कि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पूरे मुख्यमंत्रियों को जो डायरेक्शन दिया है, और उसमें उन्होंने जिन जिन चीजों को, उनकी जो आवश्यकता है, सिर्फ ऑक्सीजन की ही बात नहीं हो रही है, बात ये भी हो रही है कि अगर आपको लगता है कि कहीं कोई पैसे की जरूरत है, कहीं ऐसी चीज की जरूरत है जिससे कि इसमें वेंटिलेटर भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 5 से 10% ऐसे मरीज हैं जिनको वेंटिलेटर भी चाहिए। ये सारी बातें आपकी सही है, लेकिन आप एक चीज जान ले महेश जी, मेरा एक छोटा सा सबमिशन है यहाँ पर, वो ये है से पैसे की कोई कमी महेश जी, लोगों को ऑक्सीजन स्टेट गवर्नमेंट को आज लेनी है, आज। हाँ, 5 दिन बाद रो एक्सप्रेस ऑक्सीजन लाएगी तो मैं सांस ले लूंगा, ऐसे नहीं होगा। नहीं, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, जिस तरह की चीजें बताई जा रही है, जितना डिमांड आया है, अचानक जो सामने ये बात आई है, ये केंद्र सरकार का काम नहीं है कि आपकी डिमांड क्या है। केंद्र सरकार का काम क्या है? केंद्र सरकार का काम है कि आपने कोई चीज अगर कही उसकी पूर्ति हम करें, और जो एक सिस्टम है वो अगर कोई, आप मुझे बताओ ना कि अगर उत्तर प्रदेश से, मैं तो अपने ही राज्य का नाम लूंगा कि उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, या आप कह लीजिए कि बिहार से, या कहीं ऐसी जगह से जहां से आपने किसी राज्य सरकार ने हम केंद्र सरकार से कुछ मांगा
कि भाई हमें ऑक्सीजन की ये जरूरत है, और ये इस महीने में दुर्भाग्य की बात, मांगने की जरूरत देखिए ऐसा है, इतिहास में किसने क्या किया वो आरोप प्रत्यारोप करेंगे, लेकिन अभी समन्वय क्यों नहीं बन पा रहा? सबसे बड़ी बात ये है कि अभी समन्वय नहीं बन पा रहा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, मुकाबला जारी रहेगा। इस देश के अंदर ऑक्सीजन का उत्पादन, वितरण और नियंत्रण, ये सारी चीजें केंद्र सरकार देखती है, उनकी जिम्मेदारी है। और अगर आज आप कागजी एलोकेशन दिल्ली सरकार को 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कागजों पे दे देंगे और दिल्ली के दरवाजे पे लाकर नहीं छोड़ेंगे, तो जो हालात इस समय दिल्ली में हैं उससे भी बदतर हो सकते हैं। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फिर से केंद्र सरकार को चेतावनी दी, उनको फटकार भी लगाई और यह भी कहा कि अगर कोई भी इस समस्या को हल करने में चूकेगा या ट्रकों को रोकेगा तो हम उसे लटका देंगे, उल्टा लटका देंगे। आज यदि केंद्र अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहेगा, क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध नहीं कराएगा, ऑक्सीजन केवल कागजों पे देगा, 2 राज्य आपस में लड़ रहे हैं, हमारे टैंकर जबरदस्ती कोई पड़ोसी राज्य छीन लेगा, उसकी लड़ाई में पड़कर नहीं सुलझाएगा, तो आज उसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी। मैं आपको एक बात छोटी सी बता दूं, क्योंकि मैंने एक ईडी रेलवे से बात करके ये जानकारी हासिल करी और जरूरी है इस जानकारी को शेयर करना। जो लखनऊ से झारखंड गाड़ी गई थी, ट्रेन गई थी, वो सिर्फ 6 सिलेंडर लेकर आई, और वो 6 सिलेंडर सबसे छोटे सिलेंडर हिंदुस्तान में क्रायोजेनिक होते हैं, क्योंकि बड़े सिलेंडर की क्षमता कोई नॉर्मल बोगी लेकर जा नहीं सकती है, इलेक्ट्रिक वायरिंग हटानी पड़ेगी, और जो मिलिट्री टैंकर्स को लेके जाती है उसकी स्पेस छोटी होती है और गैस सिलेंडर लंबे होते हैं, वो नहीं लेके जा सकती है। अगर यही 5 दिन में इन्होंने ट्रक भेज दिए होते 2-2 ड्राइवर के साथ, तो उससे दोगुना ऑक्सीजन आ जाता। लेकिन अगर ऐसा कर देते तो बेचारे सुर्खियां कैसे बटोरते।